हेलो कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया क्लास 9th एंट्रेंस के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ के साथ आपको यहाँ पे मिलता है गोल्डन पॉइंट। ना भाई, ध्यान रखना गोल्डन पॉइंट। और ये वो सारे क्वेश्चन है, ये वो सारे गोल्डन पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। और अभी फिलहाल आपका सब्जेक्ट चल रहा है सोशल स्टडीज़। तो सोशल स्टडीज़ में हम डे नंबर 16 में पहुंच चुके हैं। इससे पहले मैं आपको डे नंबर 1 से लेकर डे नंबर 15 तक मैंने करवा दिया। पूरा आपका क्या हो चुका है, पूरा आपका सिविक्स हो चुका है, पूरा ज्योग्राफी हो चुका है और आपका हिस्ट्री का भी 2 चैप्टर ऑलरेडी मैंने करवा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में, आप वहाँ से जाकर देख लेना और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, वहाँ से भी जा सकते हो आप। तो चलिए फिर हिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर वो स्टार्ट हो रहा है, जो रूलिंग द कंट्री साइड। बहुत आसान सा चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर, इसे स्टार्ट करते हैं। चलो बताओ क्या पे। देखो वीडियो का सबसे पहला आपको मतलब लेक्चर का रूल ही है आपका ये कि सबसे पहले क्वेश्चन आया था वीडियो को पॉज करना है ईमानदारी से। पॉज करने के बाद पहले खुद से ट्राई करना, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। बस इसी चीज़ को फॉलो करनी, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। और हिस्ट्री का आपको पता है बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको याद करना होता है, याद होना होता है ना। अगर याद ना हो तो आपका आंसर नहीं बनेगा। इसलिए हिस्ट्री को आप क्या करें, जो जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ उसे आप हो सके तो आप उसे याद कर लेना, उसे एनसीईआरटी से 1-2 टॉपिक उसका पढ़ लेना। ठीक है मेरे भाई, इतना काम करना हिस्ट्री के लिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द ब्रिटिश इंट्रोड्यूसिंग द परमानेंट सेटलमेंट। बताइए ब्रिटिश ने स्थानीय बंदोबस्त को क्यों पेश किया, क्यों, इसका इसमें क्या पर्पज था करने का, बताइए जल्दी से। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज भी किया होगा और आपने खुद से ट्राई किया होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ जो इसमें जो इसका पर्पस था, इसका सिंपल से पर्पस था वो इंश्योर कर सके भाई उसके जो रेवेन्यू है वो रेगुलर वे में आता रहे। एग्रीकल्चर में इसका कोई रिलेशन नहीं था। प्रोवाइड लैंड, भाई क्यों ही लैंड देंगे अगर वो कि ब्रिटिश, आपको पता है ब्रिटिश किसान को लैंड नहीं देगा भाई, उसे तो छीन रहे थे, वो देगा क्यों भाई। बिल्कुल ये सब ऐसा कुछ नहीं था इसके अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन द परमानेंट सेटलमेंट। देखो मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन लेकर आया आपको बिल्कुल परमानेंट सेटलमेंट के बारे में A to Z आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बताइए कि इसमें जमींदार का क्या रोल था। व्हाट वाज द रोल ऑफ जमींदार इन द परमानेंट सेटलमेंट। अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों की भूमिका क्या थी, बताओ उसका क्या भूमिका था। टू कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द पेशेंट, मतलब किसानों से क्या है राज एकत्र करना। टू कल्टीवेट द लैंड, क्या लैंड को कल्टीवेट करना था। नहीं भाई, वो क्यों, जमींदार तो भाई घर पे बैठा रहेगा ना, वो भूमि को खेती वगैरह करने क्यों ही जाएगा, नहीं जाएगा बिल्कुल। द मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, इसके लिए भाई कौन होते हैं, इसके लिए क्या जमींदार का क्या ही काम है इसके लिए, बिल्कुल जमींदार का इसका कुछ काम नहीं था। टू मैनेज द लैंड एंड, नहीं, जो जमींदार का काम था। देखो सेटलमेंट देखो ब्रिटिश लाए थे, और ब्रिटिश क्यों लाए थे भाई, ये क्यों लाए थे ताकि रेवेन्यू ले सके सबसे, है ना। रेवेन्यू मतलब सबसे क्या, मतलब किसान से रेवेन्यू ले सके। अब ब्रिटिश तो सबके घर थोड़ी नहीं जाएगा, क्या ब्रिटिश घर है भाई रेवेन्यू दो, अरे भाई दे दो, अरे भाई रेवेन्यू दे दो यार, है ना, मैनापुर गया भाई दे दो रेवेन्यू, है ना। क्या ब्रिटिश जाएगा, लगता है आपको। भाई राज कर रहा था तो जो इंसान राज, चाहे ब्रिटिश कोई भी हो, जो इंसान राज करे क्या वो घर घर जाके मांगेगा, नहीं यार, उसको वो अपने अंदर में किसी बंदा को रखेगा ताकि वो उसके घर जाके ले। तो वही ब्रिटिश ने ये जो काम था किसको दे दिया था, जमींदार को दे दिया था। और जमींदार का काम क्या था कि वो रेवेन्यू जाए, हर घर घर जाए और किसान से क्या रेवेन्यू लेकर अल्लाह के ब्रिटिश को दे दे। तो ये किसका जमींदार का काम क्या था, टू कलेक्ट द रेवेन्यू फ्रॉम द पेशेंट, मतलब किसानों से रेवेन्यू लेकर आते थे और वो ब्रिटिश को दे दिया करते थे। तो सिंपल सी बात है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या भाई जो आपका अगर घर के आगे जैसे देखो कुछ काम, समझ रहे हो ना, क्या बता, समझ गए आई थिंक, इतने तो समझदार हो यार, है ना। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच सिस्टम डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इन द पार्ट ऑफ साउथर्न इंडिया टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पेशेंट। बताओ, यही फिर से सिंपल घुमा फिरा के क्वेश्चन वही आता है ना। बताओ ये आप बात हो रही है कहाँ की मेरे भाई, ये हो रही है देखो कौन सा सिस्टम है, कहाँ पे, साउथर्न इंडिया का डायरेक्ट रेवेन्यू है ना। डायरेक्ट एक तो था आपका इनडायरेक्ट रेवेन्यू, जो कि पहले भाई किसान मतलब कि जमींदार लाता था, फिर उसके बाद उसको देता था, फिर वहाँ ब्रिटिश के पास जाता है, वो तो इनडायरेक्ट वे में हो गया, कहीं नहीं कहीं वो इनडायरेक्ट है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अब रेवेन्यू मुझे लेना, लेकिन डायरेक्ट वे में लेना, मुझे किसी के पास जाना ना पड़े, मुझे किसी को उसके लिए हायर ना करना पड़े, किसी को नहीं करना भाई जा तू लेगा भाई, ऐसा कुछ ना करना पड़े, है ना। चल भाई जहाँ भाई जमींदार साहब को बुलाए, अरे भाई उससे तो रेवेन्यू लिया कि नहीं लिया मेरे भाई, तो वो बोलेगा यार देखो ना मैंने नहीं लिया, तो ऐसा करना ना पड़े, डायरेक्ट भाई जब जो किसान है खुद ही ला के दे दे उसको। तो बताओ कौन सा सेटलमेंट था, कौन सा सिस्टम था। आसान सा क्वेश्चन है ये, बताओ कौन सा भाई, वाह जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। व्हाट इज सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है। तो बताइए महलवाड़ी सिस्टम क्या था भाई मेरे, महलवाड़ी सिस्टम क्या था। देखो ये आपका अगर हुई है, कहाँ पे बात हुई है, ये साउथर्न की बात हुई है, ठीक है भाई, ये साउथर्न की बात हुई है। अगर यहाँ पे साउथर्न नहीं देखा, अगर नॉर्थर्न की बात आ जाए, कहाँ पे बजाय मैं लिख दो, चलो इसे लिख ही दूँ ताकि आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाए। देखो यहाँ पे इस वर्ड से भी आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे साउथर्न नहीं देखे, आपको यहाँ पे कह देगा नॉर्थ, है ना, नॉर्थ,
फिर आपका हो जाता है यहाँ पे महलवाड़ी सिस्टम, है ना। ध्यान देना इस चीज़ को, ये छोटी छोटी बातें आप गलती कर देते हो। या नहीं तो देखो, या तो नॉर्थन दे दे, या एक पर इसके लिए और यूज़ करता है सेंट्रल इंडिया। क्या याद यूज़ करता है भाई, जो इंडिया का जो सेंटर पार्ट था उसके लिए भी ये सिस्टम आया था। अगर ये दोनों वर्ड आ जाता था फिर आपका आंसर हो जाता महलवाड़ी सिस्टम, है ना भाई। समझ में आया क्या ये चीज़ कि नहीं आया, समझ में आया ना। अब देखो जमींदार सिस्टम क्या था मेरे भाई, जमींदार क्या था भाई, जमींदारी सिस्टम वो था जिसमें जमींदार को दिया जाता था। जैसे देखो अभी मैंने बताया ना कि एक तो आपका परमानेंट सेटलमेंट क्या था, पहले जमींदार लेके आते थे फिर उसको देते थे ब्रिटिश को। तो ये वाला सिस्टम क्या है, जमींदारी सिस्टम, कि जो किसान है भाई है, जो मतलब जो फार्मर है पहले वो किसको जाकर देते थे, रेवेन्यू जमींदार को देते थे। तो ये जो रेवेन्यू जब अगर जमींदार को दे तो ये जमींदारी सिस्टम कहलाता है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ नहीं है। और बाकी सेटलमेंट सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया। अगर इसी में देखो फार्मर अगर जमींदार को दिया तो आपका कौन सा सिस्टम हो गया मेरे भाई, ये आपका जमींदारी सिस्टम हो गया, ठीक। अगर फिर इसी चीज़ को यही जमींदार आप किसको लेकर देगा, आपको पता है ब्रिटिश को देगा भाई। तो अगर ये चीज़ पूरा ब्रिटिश को दे देगा फिर यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से फिर आपका क्या होता है ये भाई सेटलमेंट सिस्टम। तो समझ में आया सेटलमेंट सिस्टम क्या है, जमींदारी सिस्टम क्या है, महलवाड़ी सिस्टम क्या है, राउटी सिस्टम क्या है ना। तो ये सारे ABCD आपको क्लियर हुए ना, ये सारे सिस्टम्स आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में आपके मिल सकता है। अगर साउथर्न वर्ड यूज करे तो ए होगा, अगर नॉर्थर्न वर्ड यूज कर देगा तो बी हो जाएगा। फिर तो देखो यहाँ पे एक एक चीज में पूरा चेंज हो जाता है ऑप्शन। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो यार, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, है ना। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हो तो इसे आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, है ना। चलो फिर इसका भी सेम रूल भाई। इस क्वेश्चन का वीडियो को सबसे पहले आपको पॉज करना है, पॉज करने के बाद देना आप खुद से ट्राई करें, तब सॉल्यूशन देखो। जल्दी से पॉज करो, जल्दी से करो, अरे करो यार, है ना। जो बोला हूँ तो करो, फॉलो करो भाई मेरे भाई, फॉलो करो तो फिर सिलेक्शन आपके हाथ में। बताइए व्हाट वाज द मेन इफेक्ट ऑफ परमानेंट सेटलमेंट ऑन पेशेंट। बताओ जो परमानेंट सेटलमेंट था इसका जो इफेक्ट क्या पड़ा था पेशेंट मतलब किसान, तो किसानों पर इसका इफेक्ट क्या पड़ा था। पेशेंट बिकम लैंड वर्म, क्या किसान भूमि का मालिक बन गए थे, नहीं यार, मालिक कैसे, उसे तो छीना जा रहा था यार, उसको मालिक बनाएगा आपको लगता है, गलत हो गया ये। पेशेंट व बर्न विद द हाई टैक्सेस, किसानों पर उच्च करों पर बोझ पड़ा, ये कहीं ना कहीं हो सकता है, उसे रहने दो। किसानों को अपनी भूमि स्वतंत्र रूप से बेचने, नहीं यार स्वतंत्र रूप से बेचने का उसका अधिकार नहीं थी, ये सारा सेटलमेंट में उसको हटा दिया गया था भाई। किसान अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, वो अपने मन से ना वहाँ पे खेती तक नहीं कर सकते अपने मन से, इतना डेंजर हो गया था पता है आपको। तो खेती तक नहीं कर सकता, वह बेच कहाँ से सकता है। पेशेंट वर्ड फ्री टू नहीं पेइंग टैक्स, भाई टैक्स उसे देना ही पड़ता है। तो ये सिस्टम जब आया था, सेटलमेंट सिस्टम जब आया था, इससे किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था किसका, हाई टैक्सेस का, बिकॉज उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है ये इसका है करेक्ट। आई होप कि आपको परमानेंट सेटलमेंट क्लियर एंड कट तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, हु आर द राउटिंग अंडर द राउटिंग सिस्टम। बताओ कौन होगा भाई, बताओ जल्दी से। इसमें क्या राउटिंग सिस्टम है, मैंने बताया ना यहाँ पे देखो, बताइए इसमें, बताइए इसमें राउटिंग कौन होते हैं। क्या, अच्छा रायवाड़ी क्या प्रणाली में रेत कौन है ना, रेत कौन है, बताओ जल्दी से। रेत किसको बोलते हैं, क्या यहाँ पर लैंड ओनर का इसमें कुछ मसला था क्या, जल्दी बोलेंगे जल्दी यार, इतना देखो जब मैं बोलता हूँ ना बोलने के लिए, आप बोला कीजिए, ताकि क्या होता है आपका यहाँ पे कंसेप्ट को धीरे धीरे गलत बोलोगे ना, गलत सीधे सीखोगे। यूँ ऐसा थोड़ी ना भाई एक ही बार आप सीख जाएंगे, ऐसा पॉसिबल है क्या, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ऐसा नहीं होता यार, सिंपल मतलब इसमें कौन भाई किसके ऊपर बोझ था, कौन देते थे रेवेन्यू पर भाई, वही तो पूछा जा रहा है। बताओ क्या लैंड वाले जो लैंड ओनर इसको रेवेन्यू देंगे, नहीं भाई, बिल्कुल जो किसान थे वही रेवेन्यू देते थे ना। तो ऑप्शन नंबर बी सी जो है करेक्ट, जमींदार ये तो भाई रेवेन्यू वसूल करते थे ना, आगे देते थे। ये समझ में आया क्या, गुड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से देखो फिर से बहुत आसान है, लॉजिकल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द कंसिक्वेंस ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट फॉर द जमींदार, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थाई क्या है बंदोबस्त का जिम्मेदारी पर प्रभाव था, जमींदार को बताओ। वो जमींदार जो था, जमींदार के ऊपर क्या उसके ऊपर मतलब कि क्या उसका प्रभाव था, क्या उसको रोल दिया गया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से। उसका क्या काम था, जमींदार वाज रिक्वायर्ड टू पे द फिक्स रेवेन्यू टू द ब्रिटिश, क्या जमींदार पे करते थे, इसका काम ये था भाई जमींदार फिक्स रेवेन्यू पे करे, ऐसा उसको क्या सेटलमेंट में उसको मतलब कि रोल दे दिया था, आपको ये काम करना है, या ऐसा था जमींदार वर द गिवन राइट टू द मैनेज, नहीं यार ये राइट दिया ही नहीं गया था। जमींदार बिकम नहीं, जमींदार को किसान नहीं, जमींदार लॉस्ट दियर लैंड नहीं। देखो सिंपल सा बात है, फिर से मैं आपको परमानेंट सेटलमेंट बताता हूँ। इसमें क्या था, परमानेंट सेटलमेंट अच्छे समझ लो, इससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, और इस चैप्टर में आपको इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है।
तो परमानेंट सेटलमेंट क्या था, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था भाई मेरे, पूछेगा किसके द्वारा लाया गया था, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था। इसके अंदर क्या करते थे, रेवेन्यू लेते थे। किससे लेते थे मेरे भाई, फार्मर से लेते थे। क्या ये बताओ, ये डायरेक्ट हम फार्मर से ब्रिटिश लेते थे, नहीं, ये डायरेक्ट नहीं लेते, इनडायरेक्ट वे में लेते थे। तो ये फार्मर से सबसे पहले रेवेन्यू कौन लेता था मेरे भाई, ये सबसे पहले से आपका जो जमींदार था वो लेता था, फिर ये ब्रिटिश को लाकर देता था। इस सिस्टम में ये होता था। और जमींदार के ऊपर क्या जिम्मेदारी था, तो उसके ऊपर फिक्स कर दिया था रेवेन्यू को क्या उसको अंदर उसके लिए फिक्स कर दिया था कि भाई आपको हर महीने में, मान के चलते एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई आपको हर महीने में 1 लाख रुपया हमको देना है। हर महीने में आपको कितना देना है, 1 लाख रुपया देना है। और ये 1 लाख रुपया आप कहाँ से लाओ, ये 1 लाख रुपया जो लाओ ये आप किसान से लेकर आओ। तो उसको चाहे वो किसान से जैसे लेना पड़े, वो जिम्मेदारी किसकी थी, जमींदार की जिम्मेदारी थी। अब उसे मारे पीटे जो करे भाई, वो उस जमाने बहुत आपको पता है, क्या ही बताऊँ, छोटे हिस्ट्री ज़्यादा नहीं जाते हैं। तो बस ये जान लो कि जमींदार के ऊपर ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि आपको हर मंथ में मान के चलते हैं 1 लाख रुपया लाना है। और ये 1 लाख रुपया किससे लाना है, किसान से लाना है। तो इसका काम ही आता जमींदार का कि भाई आपको कलेक्ट करना है, फिक्स पे है ना, फिक्स कर दिया था भाई आपको इतना ही करना है, इससे कम अगर होगा तो फिर आपको दंड, मतलब आपको फिर पनिशमेंट मिलेगा। इसलिए जमींदार भी मजबूर था कि उसको इतना रेवेन्यू लाता था, और ये रेवेन्यू किससे वसूलता था, किसान से वसूलता था। आई होप कि अब आपको परमानेंट सेटलमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या है, व्हाट वाज द मेन रीजन टू फेल्योर ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। आपको पता है जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सिस्टम क्या हो गया था, फेल हो गया था, है ना। बताओ इसका मेन रीजन क्या था, क्या था इसका मेन रीजन, हाई रेवेन्यू डिमांड फ्रॉम पेशेंट, डिक्लाइन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से क्या है, ओवर एक्सप्लोशन, जमींदार लैंड राइट टू वर गिवन नहीं। तो सिंपल से बात है, ये चीज़ क्यों आपका ये बेकार हो गया था, क्यों मतलब कि ये क्या हो गया था भाई, फेल हो गया था। बिकॉज कि जो किसान वगैरह थे उसके ऊपर उच्च तरीके से क्या रेवेन्यू उस पर डिमांड का, मतलब बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लेने लगे थे भाई, जिसकी वजह से किसानों ने क्या किया, आंदोलन वगैरह कर दिया था। बहुत सारी चीज़ उन्होंने देने से डायरेक्ट मना कर देते थे, नहीं मैं नहीं दूंगा, जो करना कर लो। तो ये सब कुछ वजह था। अब जब मतलब कि पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका रीज़न जान लोगे क्यों हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा धीरे धीरे क्या हुआ ना, जमींदार के ऊपर जिम्मेदारी दे दिया कि भाई आपको ये करना, भाई आप खेती होगा ही नहीं, आपका खेती हो रही है, जैसे जो बंदे किसान कर मतलब जो किसान खेती कर रहे हैं तो 1000 रुपया मान लेते मंथली आ रहा है भाई, अब उसमें से 500-700 रुपये आप ही ले लो, तो क्या ही फायदा है, उसको क्या बचा। तो बहुत ज़्यादा होने लगा, तो फिर इस चीज़ को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। तो समझ में आया, जैसे कि भाई सिंपल सी क्वेश्चन है ये। देखो अगर फिर से मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों फेल हुआ, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर ब्रिटिश क्या किया था भाई, रेवेन्यू को क्या फिक्स कर दिया था भाई आपको इतना पैसा देना ही है। और ये पैसा कौन जमींदार ला के देता था, और ये जमींदार किससे वसूलता था, किसान से वसूलता था। अब किसान भाई, किसान पैसा कहाँ से लाएगा, ये बताओ, किसान पैसा कहाँ से लाएगा, किसान तो भाई खेती से लाएगा ना, जो खेती वगैरह करेगा है ना, वहाँ से लाएगा। अब भाई आप कभी ऐसा थोड़ी नहीं कि भाई हर साल आप बहुत रुपया कमा लो, खेती में बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं, कभी आते थे कभी नहीं आते थे। तो धीरे धीरे क्या वहाँ पे प्रोडक्शन कम होने लगा, जब प्रोडक्शन कम होने लगा भाई इसका पैसा फिक्स था, और ये धीरे धीरे ब्रिटिश भाई इसको बढ़ाते जाता, चलो भाई आज इतना था, अगले साल इतना दो, अगले साल इतना, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा था। बहुत ज़्यादा जब बढ़ा तो वो सारा बोझ किस पाया, किसान पाया, और किसान का खेती हो ही नहीं रहा था। तो भाई क्या करेगा भाई, आप मतलब फिर होता ना, उसके लिए बगावत वगैरह हो गया था। फिर कुछ किसान देने से मना कर दे, कुछ जान दे दे, बहुत सारी चीज़ के बारे में पढ़ोगे तो फिर मज़ा भी आएगा, थोड़ा सा अफसोस भी, क्या जमाना था यार। तो ये सब कुछ रीजन थे। हिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए, हिस्ट्री पढ़ने से क्या होता है ना, पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़ाएंगे कभी ना कभी, मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अभी 9th 10th है बचा हुआ। चलो बताओ, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट ऑन जमींदार। बताओ अभी जमींदार पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था, तो किसान पे पूछा गया, तो किसान पे क्या पड़ा था वो पता चल गया, और क्यों फेल हुआ था वो भी पता चला। तो अब जमींदार पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था, बताओ। जमींदार गेन मोर लैंड, क्या जमींदार इससे ज्यादा नहीं भाई, लैंड से को लेना देना था ही नहीं, तो भाई क्या पैसे वगैरह की बात हो रही थी यहाँ पे। क्या जमींदार वर एबल टू एक्सपेंड देयर होल्डिंग, नहीं, जमींदार अपनी भूमि को विस्तार करने में सक्षम थे, बिल्कुल नहीं थे। जमींदार लॉस देयर लैंड, नहीं यार उसको तो मसला नहीं था बिल्कुल। जमींदार कुड नॉट एक्सपेंड देयर होल्डिंग, जमींदार अपनी भूमि का विस्तार नहीं कर सके, जो उसको जो दिया गया था कि भाई आपका ये रोल है, आपको इतने रुपये ला के देने हैं हमें, चाहे वो कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, तो उस चीज़ को वो निभा नहीं सके। और कैसे ही निभाएंगे यार, किसान के पास उतना खेती होगा नहीं, उसका वो पैसा देगा नहीं, तो जमींदार भाई कहाँ से पैसा देगा, है ना, वो पैसा कहाँ से देगा, ये तो पैसा किससे लेगा, किसान से लेगा ना। और किसान का खेती ही नहीं हो रहा था बेचारे का, तो जब खेती नहीं होगा तो पैसा कहाँ से देगा, ये बताओ। तो इसलिए ये भी पैसा नहीं दे सके, तो इसलिए ये इसका रोल नहीं निभा सके, तो इसलिए सेटलमेंट बर्बाद हो गया। समझ में आया ना, अब तो समझ में आ गया है ना। अब तो आपको मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन से अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देता, बिल्कुल आपका परफेक्ट होगा, आंसर पे सही होगा। अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रायवाड़ी सिस्टम ऑन द पेशेंट। बताओ किसान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था इस सिस्टम का,
पेशेंट बिकॉज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग, क्या किसान जो थे वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल मतलब पे करते थे। बिल्कुल मैंने आपको बताया था सिस्टम का सिंपल सा मतलब था कि अब इसको डायरेक्ट जमींदार वगैरह को देना ना, फिर डायरेक्ट टैक्स अगर दो तो वो आपका कहता है क्या रायवाड़ी सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ये तो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ये सब गलत है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बताओ हाउ डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंश्योर द कलेक्शन रेवेन्यू अंडर द, हाँ बताइए जल्दी से। फिर से सेम क्वेश्चन आ गया है। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ गए होंगे तो मैं आपको क्या है होमवर्क दे दूं। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी मैंने इसे करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर आप 10 का मुझे आंसर देंगे, क्या होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द राइटवाड़ी सिस्टम इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। बताओ क्यों ये सिस्टम को इंट्रोड्यूस क्यों ही किया गया था भाई, ताकि आप डायरेक्ट रेवेन्यू ले सको, है ना। बिकॉज द लैंड वर्ड लेस, क्या जो लैंड था वो लेस प्रोडक्शन करने वाला इसमें से सिस्टम आया था, नहीं। बिकॉज देवर नो जमींदार इन द रीजन, क्या उस रीजन में जमींदार थे नहीं, जमींदार तो हर रीजन में थे, है। तो ऐसा कुछ नहीं कि जमींदार नहीं थे, जमींदार थे भाई, तभी तो जमीन है। तो जमींदार किसको कहते हैं, जिसके पास जमीन हो। अब दुनिया को ऐसा जगह है ही नहीं जहाँ पे जमीन ना हो, है ना। जमीन तो हर जगह था, तो ये तो था ही भाई। बिकॉज द पेशेंट डिमांड डायरेक्टली टैक्सेस, नहीं भाई। बिकॉज द रीजन वाज डायरेक्टली हैवी फॉरेस्ट, बिल्कुल ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर इसका जो बताओ क्या सही होगा 11 का, एक बार जल्दी सोचो। ऑप्शन में इसका क्या होना चाहिए सही, बी होना चाहिए क्या, बी 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 बिल्कुल बिल्कुल मेरे ख्याल से बी ही इसका, ये भी नहीं होगा तो क्या बी होना चाहिए ना भाई। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मेरे को क्या लग रहा है, बी लग रहा है। बिकॉज द पेशेंट डिमांडेड डायरेक्ट, नहीं ये देखो क्या है, पेशेंट डिमांड, या मतलब जो किसान तो था वो डिमांड नहीं किया था ना, ये चीज़ गलत है। ये तो गलत ही है, ये भी गलत ही है। तो बिकॉज द, हाँ ये कहीं ना कहीं रीजन थोड़ा हो सकता है। अब इसे इस क्वेश्चन के लिए आप बी में जा सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए कि वहाँ पे जमींदार वगैरह को देखो, वहाँ पे जमींदार को हायर नहीं किया होगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जमींदार को हायर नहीं किया था, इसलिए वहाँ पे ये सिस्टम लागू किया गया था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, देखो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए आपको हर टाइप के क्वेश्चन के लिए वहाँ पे तैयार होना है। कुछ क्वेश्चन होता है ना जो आपका, देखो कभी कभी अगर ऑप्शन में आपको जो चीज़ आप पढ़ के गए वो नहीं होता है, ठीक है, जो होता है ना एग्जैक्ट, क्योंकि भाई हिस्ट्री क्या होता है कि फैक्ट चीज़ होती है, अगर वो चीज़ आप पढ़ के अगर वहाँ पे नहीं है तो उस फिर ऑप्शन चेक कीजिए, उसमें आपका बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन को टिक लगाकर आगे बढ़िए। अगर आपको वहाँ पे एग्जाम अगर एमयू में जाते हो आपको बेस्ट ऑप्शन का आंसर मिलता है, मतलब नंबर मिलता है, जाए नहीं तो क्वेश्चन ही गलत कर दिया जाता है। तो ये दो चीज़ अगर बेस्ट ऑप्शन लगा के आते हो तो फिर भी आपका मार्क्स श्योर है, ठीक है, मतलब कि आपको नंबर मिल जाएगा। जाने तो क्वेश्चन अगर डिलीट होता है फिर तो नंबर मिल ही। इसमें बताइए क्या है, अंडर द रायवाड़ी सिस्टम व्हाट वाज द रोल ऑफ द पेशेंट इन द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन। बताओ इसमें से किसान का क्या रोल था, लैंड रेवेन्यू देने का क्या तरीका था। क्या पेशेंट है डायरेक्ट किसान है टू पे फिक्स अमाउंट टू द डायरेक्टली, बिल्कुल डायरेक्टली दिया करते थे गवर्नमेंट को, किसको डायरेक्ट किसी जमींदार को नहीं दो भाई, डायरेक्ट दे दो। सेटलमेंट सिस्टम में क्या था कि पहले वो जमींदार को देते थे, फिर जमींदार किसको देते थे, गवर्नमेंट को देते थे। तो इसमें क्या, इस सिस्टम में क्या था कि डायरेक्ट जो था किसान वो डायरेक्ट अपना रेवेन्यू किसको देते थे मेरे भाई, वो डायरेक्ट देते थे गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें क्या है, पेशेंट वर द ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फार्मर, नहीं भाई, नॉट फिक्स पेशेंट कलेक्ट द टैक्स, नहीं अदर फार्मर से भाई क्यों ही लेगा किसान, पे टू द टैक्स है जमींदार, नहीं जमींदार को। इसमें देखो इसमें क्या है, पे टू द टैक्स है जमींदार, इसमें जमींदार को कौन से सिस्टम में करते हैं मेरे भाई, जल्दी बोलो, ये आपका होमवर्क है, कौन से सिस्टम में। अभी मैंने कितने अच्छे से बताया है कि जो किसान थे वो जमींदार को पेमेंट कब करते थे, फिर जमींदार किसको देते थे, कौन से सिस्टम में। चलो बस बता, सेटलमेंट सिस्टम है ना, सेटलमेंट सिस्टम में ये चीज आता है, ना कि इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, व्हाट वाज द मेन रीजन टू फेल्यूर द परमानेंट सेटलमेंट इन द बंगाल। आप बताओ बंगाल के अंदर स्पेशली किसकी बात हो रही है मेरे भाई, स्पेशली अब हो रही है बंगाल की बात हो रही है। तो बंगाल में ये सिस्टम क्यों फेल हो गया था, इसका क्या रीजन था, जल्दी से बोलो। रीजन कहीं ना कहीं मिलता है जुलता, बात आ रही है परमानेंट सेटलमेंट की, तो रीजन कहीं ना कहीं वही वाला बात हो जो मैंने ऑलरेडी बताया। बताओ क्या है इसका, द जमींदार कुड नॉट पे फिक्स, भाई जमींदार क्यों ही फिक्स करेगा, है ना, ये जमींदार क्यों ही फिक्स करेगा। इसमें जमींदार तो किसान से लेते थे, अगर किसान अगर पैसा देगा तो जमींदार तो पे करेगा ही करेगा, तो मसला ही नहीं है कोई। तो द पेशेंट डिड नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिश, भाई कोऑपरेट करते थे कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि भाई कोऑपरेट अगर नहीं करोगे तो भाई उसको तो मार के हटा दिया जाता था, भाई कोऑपरेट तो करना पड़ता ही था, ये तो कोई बड़ी तो करना ही पड़ेगा, चाहे आपको पैसा हो या ना हो। ब्रिटिश जो बोले उसके बाद पे आपको उस वक्त अमल करना ही पड़ता था। द रेवेन्यू डिमांड वाज टू हाई फॉर द जमींदार टू हैंडल, बिल्कुल इसी वजह से परमानेंट सेटलमेंट था ही क्या भाई, रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू लेना था। इसमें बहुत ज्यादा जब डिमांड हाई होने लगा जमींदार का, भाई और दो, तो ये चीज क्या हो गया, फिर फेल हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ
रावरी सिस्टम इन पेशेंट, बताओ इसका क्या किसानों पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा था। पेशेंट वर द फोर्स टू पे द हाई टैक्सेस, क्या इसके अंदर जो था किसानों को बहुत ज़्यादा टैक्स देने के लिए क्या फोर्स से किया जाता था? नहीं, इसके अंदर ये चीज़ नहीं था। गेंड लैंड नहीं, गेंड लैंड उसको मिलेगा, क्यों ही मिलेगा भाई, ज़मीन तो उसे देने की कोई मसला ही नहीं थे। बताओ पेशेंट वर द फ्री टू सेल द लैंड, नहीं यार देखो किसानों को उस समय में क्या था भाई, किसान के अंदर कुछ था ही नहीं, बस उसका काम ही क्या था मेरे भाई, किसान का बस यही काम था कि आप बस खेती करो, बस खेती करो, खेती करो। उसको कितने में बेचेंगे, जो आप खेती यहाँ पे कर रहे हो, देखो कितना उसके ऊपर जुल्म किया गया था। जैसे आप खेती कर रहे हो, इससे जो भी आपका ग्रेन और जो भी अनाज आ रहा है उसको कितना में बेचना है, उसका क्या करना है, उसका कितनी प्राइस होनी चाहिए, मतलब ये सारा चीज़ किसके अंदर था, गवर्नमेंट के अंदर था। बस किसान का काम था भाई खेती 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 खेती, ना तुम्हें देखो सबसे और क्या बात था, ना इस ज़मीन को आप बेच सकते हो, है ना, ना इस ज़मीन को आप बेच सकते हो, ना इस ज़मीन को आप किसी को मतलब खरीद सकते हो, तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। बस एक ही काम दे रखा था भाई, खेती खेती खेती। तो कितना जुल्म किया गया था यार। अब जिन बंदों को भाई जिसके पास ज़रूरत थी उस वक्त, चलो भाई आज के दौर में क्या गया, आपको ज़रूरत है ज़मीन है तो भाई बेच दो, लेकिन उस समय आप ज़मीन नहीं बेच सकते थे। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ क्लियर हो गया। इसमें क्या था भाई, क्यों इसका इम्पैक्ट क्या पता किसान पे, फिर से आई थिंक रिपीटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा ये। तो इसमें क्या होता है, पेड लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली, है ना, इसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को इसमें पे करना पड़ता था, है टू पे द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली। तो बिल्कुल बिल्कुल इसमें क्या था कि इसके इस सिस्टम के अंदर डायरेक्टली किसको, गवर्नमेंट को पे करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, What was one of the key feature of the जमींदारी सिस्टम। आप इसमें से बताएंगे जमींदारी सिस्टम का इसमें से कौन सा की फ्यूचर है, कौन सा की फ्यूचर है, जल्दी बोलो क्या है। जमींदार कलेक्ट लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द पेशेंट, क्या इसके अंदर जो जमींदार थे वो किससे लैंड मतलब ये कलेक्ट किससे करते थे, रेवेन्यू किसान से करते थे। बिल्कुल वही तो मैंने स्टार्टिंग में आपको मैं सारा सिस्टम बताया, जब वो फार्मर से क्या लेते थे मेरे भाई, जब वो फार्मर से क्या रेवेन्यू ले, कौन, जमींदार साहब लेते थे। साहब क्या बोलेंगे भाई, है ना, साहब बोलने के लायक भी नहीं है, बेचारा बहुत जुल्मी किए थे उन्होंने, थोड़ा हटाओ। हाँ बात तो फार्मर से जब वो जमीन मतलब कि रेवेन्यू लेते थे कौन, जमींदार, तो इसको क्या बोलते थे, इसी को बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। पेशेंट है डायरेक्टली कंट्रोल ओवर द लैंड, नहीं यार इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, वो ऐसा कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है। आई होप कि ये चैप्टर अब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अगर आएगा भाई इसी से घुमा फिरा कर देगा, तो आई थिंक मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर पाया हूँ इस चैप्टर का, है ना। तो मेरी बस यही उम्मीद होती कोशिश होती है कि मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूँ, ताकि इससे अगर घुमा फिरा क्वेश्चन आए तो वो आपका सॉल्व हो जाए। 16 देखो क्या है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव टू द ऑफ द ब्रिटिश इन द क्या इम्प्लांटिंग द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन बंगाल। ब्रिटिश का बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने का क्या उद्देश्य क्या था भाई। उद्देश्य हर जगह एक ही उद्देश्य था क्या, कहीं अलग कहीं अलग कहीं अलग नहीं भाई, हर जगह उद्देश्य परमानेंट सेटलमेंट का, चाहे वो बंगाल में करे या कहीं भी करे, उसका जो उद्देश्य था, उसका जो रीज़न था, उसका जो मतलब कि क्या होता विजन था, तो एक ही था बिल्कुल। क्या था भाई, ताकि वो रेगुलर मैनर में क्या ले सके, रेवेन्यू ले सके, है ना। बिल्कुल क्या था, ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट है इसका। देखो यहाँ पे टू इंश्योर स्टडी एंड रेगुलर रेवेन्यू, ऑप्शन नंबर ये जो है करेक्ट है। टू प्रोमोट एग्रीकल्चर, टू प्रोमोट कंडीशन, नहीं, ये सारा का सारा गलत है। तो हर जगह उसका मतलब ही क्या था कि भाई इसके अंदर मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट के अंदर कि आप रेवेन्यू रेगुलर वे में ले सके, आप चाहे जैसे मर्जी वहाँ से तो जो करना करो, लेकिन मुझे ये चाहिए तो चाहिए, इतना फिक्स रुपया कर रखा था, है ना। आप तो समझ में आया हो ना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। हु आर द मेन बेनिफिशियल फॉर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसमें जो था इस सेटलमेंट के अंदर किसको सबसे ज़्यादा क्या आता था भाई, लाभ होता था, मतलब कि बेनिफिट होता था, किसको होता था, क्या ब्रिटिश को होता था, या किसान को होता था, या ट्रेडर्स को होता था, या क्या आर्टिशियन को होता था। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर मैं इसमें ना भी बताऊं तो आप बिल्कुल आंसर इसका दे चुके होंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है भाई। किसको बेनिफिट होगा, किसान तो था फार्मर, ये किसको, जमींदार को पैसा दिया, जमींदार किसको दिया, ब्रिटिश। तो ये पैसा फाइनली किसके पास आ रहा है, ब्रिटिश के पास आ रहा है, तो बिल्कुल ब्रिटिश को फायदा होगा ना। ऑप्शन नंबर इसका जो ए करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, अंडर द रावरी सिस्टम हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन लैंड रेवेन्यू। बताओ इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल था लैंड रेवेन्यू लेने के लिए, क्या वो जमींदार थे, तो नहीं मेरे भाई जमींदार नहीं थे, जमींदार तो परमानेंट सेटलमेंट में थे। क्या किसान थे, किसान क्यों थे, किसान तो देते थे भाई रेवेन्यू, ना कि लेते थे, ये देते थे, है ना, क्या कलेक्शन है ना, लेने के लिए थे। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्कुल जो गवर्नमेंट था डायरेक्ट वहाँ पे डायरेक्टली आपको मतलब ये जो किसान जो थे भाई साहब, ये रेवेन्यू किसको देते थे, लाके गवर्नमेंट को देते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया नहीं, वो मतलब ऑफिस में देते थे ना, डायरेक्ट भाई कंपनी में थोड़ी जाएंगे। तो सी जो इसका करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। What did the British
होप टू अचीव थ्रू द इंट्रोड्यूसिंग द रावरी सिस्टम। ब्रिटिश ने इस सिस्टम को क्यों प्रसिद्ध, बताओ क्या है ब्रिटिश का रावरी सिस्टम पर क्या है प्रणाली के परिचय से क्या उद्देश्य था, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के अंदर उसका मतलब क्या क्या मतलब थॉट था कि उसने क्या सोच के इस चीज़ को उन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था, बताओ। टू एलिमिनेट जमींदारी एंड इनक्रीज द डायरेक्टरी कंट्रोल द, बिल्कुल बिल्कुल देखो भाई, टू इनकरेज एग्रीकल्चर, ये सारा का सब गलत है। तो इसका सिंपल सा बात है, तो इस सिस्टम को क्यों किया था, ताकि डायरेक्ट देखो ये जो रावरी सिस्टम क्या था, डायरेक्ट किसान क्या दे सके, रेवेन्यू दे सके किसको, गवर्नमेंट को दे सके। तो इसका जो मकसद था कि ताकि भाई आप किस पे डायरेक्ट कंट्रोल पा सको, किसान पे कंट्रोल पा सको। तो बिल्कुल, और इसको क्या कर सको, जमींदारी को एलिमिनेट कर सको। जमींदारी में क्या था भाई, जमींदार अपने मन से पैसा लेते थे, अपने मन से लेते थे ना, उसमें बस उसको ये ब्रिटिश ने फिक्स कर दिया था भाई आपको इतना पैसा देना। ब्रिटिश को क्या कर दिया था, फिक्स कर दिया था कि आपको मान के चलते 10 लाख टका देना है। तो आप जो ये जमींदार थे, ये किसान से 10 लाख ले, 9 लाख ले, 20 लाख ले, जितना लिए इसकी मर्जी थी। अगर ये किसान से 20 लाख वसूलते थे तो 10 लाख उसको देते, 10 लाख खुद रखते थे। तो ये अब इसका राज करने लगा, इसीलिए तो भाई टैक्स बढ़ गया था, इसलिए सिस्टम को हटा दिया गया था। तो लेकिन इस सिस्टम में क्या हुआ था कि ब्रिटिश फिक्स कर दिया था, मतलब कि किसके लिए, पैसे के डायरेक्ट किसान उसको पैसे देते थे, जमींदारी को एलिमिनेट कर दिया था, ताकि ये सिस्टम आपका क्या हो सके मेरे भाई, चल सके कुछ दिन तक। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। समझ में आया ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द महलवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस इन इंडिया। महलवाड़ी सिस्टम के बारे में मैंने आपको अभी बताया था, तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ऑलरेडी मैं सारा सिस्टम के बारे में फर्स्ट या दो सेकंड या थर्ड स्लाइड में मैंने पूरा बता दिया था। बताओ जल्दी से क्या है। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम द इंटायर विलेज कम्युनिटी, क्या ये था, लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पेसेंट। ये कौन सा भाई था, ये रावरी सिस्टम था, आर है ना, आर 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 एस कर दो ना, आर सिस्टम। जमींदार वार मेड द सोल कलेक्शन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, इसमें जो था क्या था मेरे भाई, इसमें था आपका परमानेंट सेटलमेंट की बात हो रही है। ये द रेवेन्यू वाज फिक्स फॉर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर। तो ये ऐसा इसके अंदर अभी मैंने आपको कुछ नहीं पढ़ाया था, आपको ये चीज़ भी आपको पता नहीं होनी चाहिए। जो मैं नहीं बता रहा हूँ तो मतलब आपको उसकी ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है। इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपके यहाँ पे 20 के 20 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट इस चैप्टर के। आप मुझे फाइनली बताएंगे चैप्टर आपको समझ में आया कि नहीं है। कुछ कुछ सिस्टम है, सारा सिस्टम में आपको मतलब एक बार आप क्या करना, ए टू जेड सिस्टम के बारे में, ए टू जेड सिस्टम के बारे में क्या करना मेरे भाई, कमेंट कर देना। सारा सिस्टम के बारे में एक बार देखो, जितना भी सिस्टम है ना, 1 2 3 4 सिस्टम आई थिंक, तो चारों सिस्टम के बारे में मुझे कमेंट करके बताओगे आपको इस तीनों में मतलब क्या क्या डिफरेंस है, परमानेंट सेटलमेंट क्या है, रावरी सिस्टम क्या है, जमींदारी सिस्टम का, ये सारा सिस्टम बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं देखूँ हाँ आपका क्लियर हो चुका। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत होगा, कोई डाउट होगा, तो मैं उसे नेक्स्ट लेक्चर में उसे क्लियर कर दूंगा। आई होप कि आपको समझ में तो ये चैप्टर आ गया होगा। तो क्वेश्चन इससे ऐसे ही आते हैं, इससे हार्ड आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों से बिल्कुल शेयर करना ना भूलें, और फर्स्ट टाइम आए तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।